नमस्ते बच्चों, सब कैसे हैं? ठीक है ना? तो चलो आज हम एक नया पाठ शुरू करते हैं। कक्षा 7 वसंत पुस्तक से छठा पाठ, रक्त और हमारा शरीर। तो बच्चों, इस पाठ में हम जानेंगे रक्त के कणों के बारे में और स्वास्थ्य भोजन से लाभ के बारे में। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो बच्चों, हम देख सकेंगे यहाँ पे 3 पात्रों के बारे में बताया गया है। दिव्या, अनिल और कौन? उनके जान पहचान की एक दीदी। ओके, तो दिव्या जो है वो अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वो पहले से कमज़ोर है, लेकिन कुछ दिनों से क्या हो गया है, उसे थकावट की महसूस हो रही है। तो जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने क्या बताया? दिव्या को क्या हो गया है? शायद एनीमिया हो गया है, रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं, तब पता चलेगा। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंद एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। तो जब डॉक्टर दीदी ने पूछा क्या हुआ है, तो अनिल बताता है उसकी छोटी बहन को रक्त की कमी होने का संदेह है, तो डॉक्टर ने जांच के लिए उनके पास भेजा है। तो दीदी ने क्या किया, उसकी उंगली से कुछ बूंद निकाल कर शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी और उससे कहा, रिपोर्ट लेने कब आना? कल आ जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे में दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो अनिल अगले दिन जब अस्पताल में गया तो डॉक्टर दीदी कमरे में ही थी और जब उसने अंदर प्रवेश किया तो अनिल ने क्या देखा? डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा, क्या है सूक्ष्मदर्शी? आप चित्र में देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप है ना। तो माइक्रोस्कोप के द्वारा दीदी क्या कर रही है? स्लाइड की जांच कर रही है जिसमें दिव्या के रक्त के कण थे। दीदी के इशारे से वह पास की कुर्सी में बैठ गया और दीदी ने क्या बताया उसे? क्या हो गया है? अनीमिया हो गया है और चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। तो बच्चे हैं, कोई अगर हमको आके बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम बताता है, क्या हमें समझ में आता है? शुरुआत में तो कोरोना भी हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी छोटे से छोटे बच्चों को भी उसके बारे में जानकारी हासिल हो गई है और वो भी क्या करने लगे हैं, हैंड वॉश करने, मास्क लगाने सब शुरू हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पे एनीमिया शब्द सुनकर अनिल को भी समझ में नहीं आया कि क्या है ये। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसमें हम प्लाज्मा कहते हैं,
दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु या फिर प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। तो दीदी बताती है, तो एनीमिया के बारे में जानने से पहले तुम्हें किसके बारे में जानना होगा? रक्त के बारे में जानना होगा। और डॉक्टर दीदी आगे कहती हैं कि मोटे तौर पर तुम्हारा रक्त जो है द्रव के समान दिखता है ना, लेकिन उसमें मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। कितने भाग? 2 भाग होते हैं। एक जो तरल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह भाग जिसमें छोटे बड़े कई कण होते हैं, जैसे लाल रक्त कण, सफ़ेद रक्त कण, और वह कण जिसके कोई रंग नहीं होते उसे क्या कहते हैं? प्लेटलेट कहते हैं। और ये कण जो हैं ये लाल, सफ़ेद, बेरंगी, ये सब प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर दीदी ने क्या किया? सूक्ष्मदर्शी पर एक स्लाइड लगा ली और अनिल को दिखाया और कहती हैं कि जो इसे ध्यान से देखो तो क्या नज़र आएंगे? लाल रक्त कण नज़र आएंगे। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हूँ। तो लाल रक्त कण को देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो कण उसे कैसे लगने लगा? बालूशाही जैसे। आप देख सकते हैं कैसे गोल गोल दिखाई दे रहे हैं। हाँ, दीदी बोले, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। तो आप चित्र में रक्त कण को देख सकते हैं, गोल गोल और बीच में क्या है? दबा हुआ। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तो दीदी लाल रक्तकण के बारे में ज़्यादा जानकारी देती हैं। क्या देती हैं? हाँ, दिखने में क्या हैं? बालूशाही की तरह होते हैं, गोल गोल और दोनों तरफ से अवतल, यानी बीच में दबा हुआ। लेकिन ये रक्त के एक बूंद में लाखों की संख्या में होते हैं। तो हम जब भी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर कहते हैं काउंट कम हो गया है, आरबीसी काउंट कम हो गया है ना। तो ये लाखों की संख्या में होनी चाहिए। जब इसकी क्वांटिटी कम होती है तब ऐसा कहा जाता है। और अगर हम रक्त का 1 मिलीमीटर ले तो उसमें कितना आरबीसी दिखाई देता है? एक ही कण में 40 से 50 लाख कण हमें मिल जाते हैं। और ये क्या काम करते हैं? सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम ये लाल रक्त कण करते हैं। और इनका जीवन काल कितना होता है? 4 महीना। 4 महीने के बाद ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, एक एक कर, थोड़ा थोड़ा करके। कुछ आज नष्ट होता है, कुछ कल, कुछ अगले दिन। इसीलिए कहा जाता है कि 4 महीने में एक बार अगर आप रक्तदान करो तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी। लेकिन बच्चे नहीं कर सकते। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं।
हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो अनिल बच्चा है ना, तो उसे फिर से आशंका होती है, अरे ये सारे कण एक साथ खत्म हो गए तो, और महीनों में ये पूरे खत्म हो जाएंगे ना। तो दीदी समझाती है, जो नष्ट कण हैं उनकी जगह पे क्या होते हैं, दूसरे कण हो जाते हैं, और जो नष्ट कणों का स्थान दूसरे कण ले लेते हैं। कैसे? हड्डियों में बीच में का भाग जो है मज्जा, वहाँ पे कई कारखाने हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ या फिर फैक्ट्रीज वहाँ पे बनी नहीं है। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हुआ करते हैं, है ना। उसमें से एक फंक्शनिंग जो है ब्लड प्यूरिफिकेशन का फंक्शनिंग या फिर रक्त निर्माण का फंक्शनिंग जो होता है वो कहाँ पर होता है, हमारे बोन मैरो में, मज्जा में होता है। इनके लिए क्या चाहिए? प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन, प्रोटीन, आयरन एंड विटामिन। और इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पौष्टिक आहार लेने से हमें ये सारे के सारे रॉ मटेरियल्स जो है प्रोटीन, आयरन एंड विटामिन मिल जाते हैं। कैसे कैसे खाना चाहिए? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त तत्वों में क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो हमें पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। बच्चों, आप पौष्टिक आहार का सेवन करते हो? हरी सब्जियां भारी मात्रा में खाइएगा, तभी आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ेगी। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकतानुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति उचित मात्रा में, ज़्यादा नहीं खाना है, मुझे बहुत सारी इम्यूनिटी चाहिए करके अधिक मात्रा में नहीं खाना, एक बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, है ना। उस आवश्यकता अनुसार अगर हम ये कच्चा माल नहीं मिल पाता है, कच्चा माल कौन कौन से थे? प्रोटीन, आयरन, विटामिन, है ना। तो ये माल नहीं मिलता है तो क्या होता है? रक्त कण नहीं बन पाते हैं, और रक्त कण अगर नहीं बन पाते हैं तो रक्त की कमी हो जाती है, और लाल कणों की इसी कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया से बचने का सीधा और सरल उपाय क्या है? पौष्टिक आहार का सेवन। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही उपयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। तो अनिल एक सही सवाल पूछता है, क्या पौष्टिक आहार खाने से मात्र हम एनीमिया से बच सकते हैं? तो अन्य उपाय भी दीदी बताती हैं। क्या? कि हमारे देश में ज़्यादातर एनीमिया पौष्टिक आहार की कमी से ही होते हैं, लेकिन इसके और भी कारण होते हैं। यहाँ पेट में कीड़ों का होना, इसीलिए हर साल आपको अल्बेंडाजोल गोलियाँ दी जाती थी, है ना, वो डिवॉर्मिंग के लिए। हाँ, तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पूरी सफाई से काम करना चाहिए। पौष्टिक आहार अगर खा रहे हैं तो साफ़ सुथरे जगह से मिला होना चाहिए। घर में बनाया हुआ खाना खाना चाहिए
और खाने से पहले अच्छे से हाथ धोना चाहिए और भोजन से करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो ले और साफ पानी ही पिए। और हाँ, दूसरा भी कारण बताती हैं, एक किस्म के कीड़े होते हैं जो ज़मीन की ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं। क्या होता है, नंगे पैर घूमने से इनके जो अंडे हैं लार्वा में परिणत होकर हमारे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, इसीलिए शौचालय का ही उपयोग हमें करना चाहिए और इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? तो अगला सवाल बच्चा क्या पूछता है, दीदी ने कितने कणों के बारे में बताया था? लाल कण, सफ़ेद कण और बिंबाणु या फिर प्लेटलेट के बारे में बताया था। रक्त के लाल कण का फंक्शनिंग क्या है या फिर उसका काम क्या है, दीदी ने बता दिया। क्या है? सांस लेते समय स्वच्छ वायु को अंदर ले, ऑक्सीजन को लेकर हमारे शरीर में बांट देना है ना, और रक्त को लाल रंग प्रदान करना। अब आगे देखते हैं कि सफ़ेद कण और बिंबाणु क्या काम करते हैं। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो सफ़ेद रक्त कण या फिर WBC, उसका काम क्या है? सच में हमारे शरीर के वीर सिपाही, हमारे सिपाही क्या करते हैं? बॉर्डर पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, कोई भी आक्रमण ना करे, इसीलिए वो अपना तन मन सब वहाँ पे सजग रखे हुए हैं। उसी प्रकार सफ़ेद कण भी क्या हैं? कोई भी रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करता है तो उससे डटकर मुकाबला करते हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाते हैं। संक्षेप में मान लो कि बहुत रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। और बिंबाणुओं का काम क्या है? चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया, क्लोटिंग, ब्लड क्लोट करने का काम कौन करती है? बिंबाणु। जब भी हम नीचे गिर जाते हैं और छोटी मोटी चोट लग जाती है तो रक्त बहता है ना, थोड़ी देर के बाद वो रुक जाता है। वो काम किसका है? बिंबाणुओं का है, प्लेटलेट्स का है। वो क्या करते हैं? तो एक भाग के बारे में बताया था, तरल भाग प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा में एक किस्म की प्रोटीन होती है, वो क्या करती है, जब जो भी इंजर्ड पोर्शन होता है वहाँ पे एक मकड़ी के जाले के समान जाल बुन देती है और ये बिंबाणु उस जाल से जाके चिपक जाता है और उस दीवार में आई दरार भर देता है। इसी कारण क्या होता है? रक्त बहना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। हाँ, तो अनिल अगला सवाल पूछता है, अगर ज़्यादा घाव है तो उसे ज़्यादा रक्त बहेगा, है ना। तो दीदी बताती है तब उसे कहाँ ले जाना चाहिए? डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर टांके भी लग सकते हैं, स्टिचेस, है ना, स्टिचेस भी लग सकते हैं। और हॉस्पिटल ले जाने तक घाव को खुला नहीं छोड़ना है, क्या करना है? एक साफ कपड़े से उस चोट को कसकर बांध के रखना है। ये बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होता है।
और अगर ज़्यादा रक्त बह गया है तो उसे रक्त चढ़ाना भी पड़ सकता है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब? तो अनिल पूछता है, रक्त चढ़ाने के बारे में तो दीदी ने बता दिया है ना, तो क्या किसी भी व्यक्ति का रक्त किसी को भी चढ़ा दिया जा सकता है? नहीं ना। हाँ, अगर ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव रक्त वाले का ही रक्त चढ़ाया जा सकता है। अगर ओ बी पॉजिटिव है या जो भी है, उसी रक्त समूह के इंसान के रक्त से ही हम चढ़ना कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत के समय अगर ये रक्त मिले ही नहीं तब क्या करेंगे? ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। तो रक्त ना मिलने पर या फिर व्यक्ति ना मिलने पर क्या करना चाहिए? क्या करते हैं? हर बड़े अस्पतालों में किसका प्रबंध होता है? ब्लड बैंक का प्रबंध होता है। और ये भी ज़रूरी है, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखने के लिए जितनी मात्रा में हम रक्त वहाँ से ले रहे हैं उसी मात्रा में हमें लौटाना चाहिए। समय समय पर रक्तदान भी करते रहना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल उत्सुक हो उठा रक्तदान करने के लिए, है ना। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। वो दीदी क्या कहती है? कौन रक्तदान कर सकता है? 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। 18 वर्ष से ऊपर भी होना चाहिए और स्वस्थ भी होना चाहिए। और एक समय में कितना रक्त हमारे शरीर से लिया जाता है? सिर्फ 300 मिलीलीटर, जबकि हमारे शरीर में कितना रक्त है? 5 लीटर खून होता है। और कुछ लोग क्या सोचते हैं, रक्तदान करने से कमज़ोरी आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। रक्तदान करने से किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान भी मिल जाता है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। ये सब सुनकर अनिल को भी बड़ी आशा हुई रक्तदान करने की। तो दीदी उस कार्य को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है। तो बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए और साफ सुथरे जगह से भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन ग्रहण करने से पहले अच्छे से हाथ धो लेना चाहिए। नंगे पैर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। और साथ ही साथ जब आप 18 वर्ष से ऊपर हो जाओगे और स्वस्थ होंगे तो क्या करना चाहिए? आपको भी रक्तदान करना चाहिए ताकि किसी और ज़रूरतमंद व्यक्ति को जीवन दान मिल सके। तो यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।